गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर कल चल रहा था हमारा 2.1 प्रबंध के सिद्धांत। कल आपको बताया था कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे। हम उन प्रिंसिपल को कंप्लीट अब एक्सप्लेन करेंगे। 14 प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्योल ने। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रबंध का सिद्धांत, पहला है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन। डिवीजन ऑफ वर्क। ये सिद्धांत क्या बताता है कि हम अपने संस्था के कुल कार्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति जिस काम को करने के योग्य है, रुचि रखता है, उसे वही कार्य सौंप दिया जाएगा। इससे क्या होगा, उस कार्य को वो बार बार करेगा और उस कार्य में वो विशेषज्ञ बन जाएगा और विशेषज्ञ होने के कारण संस्था को विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर एक प्रबंधक एक ही विभाग की सभी क्रियाओं को बार बार करता है तो उस विभाग का वो विशेषज्ञ बन जाएगा और संस्था का काम कम समय में अधिक उपयोगी निर्णय ले सकेगा, वैज्ञानिक निर्णय ले सकेगा और संस्था में अपव्यय कम होगा। दूसरा सिद्धांत है अधिकार और उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार और उत्तरदायित्व, ये सिद्धांत ये बताता है कि अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलने चाहिए। इसका अभिप्राय ये है कि यदि किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को अगर किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं तो हम उससे उत्तरदायित्व तभी मांग सकते हैं यदि उस कार्य को करने के लिए पर्याप्त अधिकार दे दिए जाए। यदि उसको कार्य को करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं देंगे तो उस व्यक्ति को हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। उदाहरण के लिए आपने पीछे एक उदाहरण दिया था, सीईओ के बारे में सुना था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसने अपने सेल्स मैनेजर विक्रय प्रबंधक को आदेश दिया कि तूने जो पिछले साल जितनी सेल करी थी इस साल उससे डबल सेल करनी है। ये अधिकार उसको दे दिया गया, उत्तरदायित्व दे दिया। सीईओ ने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने विक्रय प्रबंधक को ये कहा कि ये तेरी अब उत्तरदायित्व है कि तूने जो पिछले साल सेल करी थी उससे डबल सेल करनी है। तो इस कार्य को, उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त अधिकार भी देने पड़ेंगे। सेल्स मैनेजर को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने नीचे सेल रिप्रेजेंटेटिव रखे, विक्रय प्रतिनिधि रखे, एडवर्टाइजमेंट करे, विज्ञापन करे, ताकि जो उसको उत्तरदायित्व मिला है वो उसको पूरा कर सके। यदि उसे वो अधिकार ना दिए जाएं कि वो अपने नीचे सेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रख सकता, विक्रय प्रतिनिधि, विज्ञापन नहीं कर सकता, तो वो अपने इस उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाएगा। तीसरा सिद्धांत है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन, डिसिप्लिन। अब किसी भी कार्य का अगर सफलतापूर्वक निष्पादन करना है, पूरा करना है, तो अनुशासन में रहकर ही करना पड़ेगा। अनुशासन क्या है? हेनरी फ्योल ने इस अनुशासन की डेफिनेशन दी है। अनुशासन का मीन्स होता है, अनुशासन का अर्थ है आज्ञाकारिता, अधिकारों के प्रति श्रद्धा और निर्धारित नियमों का पालन करना। आज्ञाकारिता, अधिकारों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और निर्धारित नियमों का पालन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम अनुशासन। अब जितने भी आपने पीछे करे थे प्रबंध के स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, सभी स्तरों पर उचित पर्यवेक्षण व्यवस्था स्थापित करके, मतलब सुपरविजन सिस्टम लगा के, नियमों की व्याख्या करके, दंड और पुरस्कार मेथड लगाकर आप अनुशासन को स्थापित कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी ने वायदा करा कि मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा, लेकिन उस क्षमता से काम नहीं कर रहा, तो वो आज्ञाकारिता का उल्लंघन कर रहा है। इसी तरह
यदि किसी विक्रय प्रबंधक को ये अधिकार है कि वो उधार सेल्स कर सकता है, उधार बिक्री कर सकता है, लेकिन उसने अपनी उधार बिक्री पब्लिक को नहीं करके, सामान्य जनता को ना करके अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को उधार माल बेच दिया, तो उसने क्या करा, अधिकारों के प्रति जो श्रद्धा थी ना उसको तोड़ दिया। नंबर 4, आदेश की एकता। आदेश की एकता, इस सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि एक कर्मचारी को केवल एक अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए और वो कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यदि एक कर्मचारी को अनेक अधिकारियों से आदेश मिलेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके आदेश का पालन करे और किसके आदेश को अवहेलना करे। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, 2 ग्रुप बनाते हैं, M1 S1 S2 S3, और इधर M1 M2 S1 S2 S3। देखो अब हम इसमें 2 एग्जाम्पल समझा रहे हैं। मान लो M1 एक मैनेजर है और उसके नीचे 3 सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं, S1 S2 S3। अब जो ये S1 S2 S3 है, इन तीनों को आदेश एक ही मैनेजर दे रहा है, तो ये व्यक्ति आराम से कार्य कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आदेश की एकता का पालन किया जा रहा है। अब दूसरा देखो, इसमें 2 मैनेजर हैं, M1 M2, और 3 सबऑर्डिनेट हैं उनके नीचे, S1 S2 S3, मतलब 3 कर्मचारी हो गए और 2 प्रबंधक हो गए। अब जो M1 है, जो ये 3 कर्मचारी हैं, इन 3 कर्मचारियों को मैनेजर 1 से भी आदेश मिल रहा है, मैनेजर 2 से भी आदेश मिल रहा है। तो यहाँ पर आदेश की एकता का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये तीनों कर्मचारी ये सोचेंगे कि पहले कौन से प्रबंधक के आदेश का हम पालन करें। जो M1 प्रबंधक है उसके आदेश का पालन करें तो M2 के आदेश की उल्लंघना हो जाएगा। यदि M2 के आदेश का पालन करें तो जो M1 ने आदेश दिया है उसके आदेश की उल्लंघना हो जाएगी। तो ये अप्रोच गलत अप्रोच है, रॉन्ग अप्रोच है। और ये क्या है, राइट अप्रोच। राइट अप्रोच ये है कि एक कर्मचारी को केवल एक अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। आदेश की एकता सिद्धांत में जो 2 फॉर्मेट थे, 2 अप्रोच है इसमें। देखो M1 इसमें एक मैनेजर है और इसके नीचे 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं, S1 S2 S3। अभी तीनों कर्मचारी को केवल एक अधिकारी से आदेश मिल रहा है, तो यहाँ पर आदेश की एकता का पालन किया जा रहा है। और दूसरे अप्रोच में M1 M2 2 मैनेजर हो गए, S1 S2 S3, ये 3 कर्मचारी हो गए। अब तीनों कर्मचारियों को दोनों मैनेजर से आदेश मिल रहा है, तो तीनों कर्मचारी ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले कौन से मैनेजर के आदेश की आज्ञा का पालन करें और कौन से प्रबंधक के आदेश की उल्लंघना करें। तो ये अप्रोच राइट हो जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद है हमारा नंबर 5 सिद्धांत, नंबर 5 है आपका निर्देश की एकता। निर्देश की एकता, ये सिद्धांत ये बताता है कि जो समान उद्देश्य वाली विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनका एक ही योजना होनी चाहिए और इनको चलाने के लिए एक ही प्रबंधक द्वारा इनका नियंत्रण करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम लें कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके 2 डिवीज़न हैं, एक कार बनाते हैं साथ में स्कूटर। अब दोनों डिविजनल दोनों बाजार होंगे, कार का बाजार, स्कूटर का बाजार, इन दोनों की समस्याएं अलग अलग होंगी, दोनों के बाजार अलग अलग होंगे।
दोनों का लक्ष्य अलग अलग होएगा, तो दोनों के प्रबंधक अलग अलग होने चाहिए। अब निदेश की एकता सिद्धांत ये बता रहा है कि जो समान उद्देश्य वाली जो भी योजना बनेगी वो एक होनी चाहिए और उनका प्रबंधक भी एक होना चाहिए। नंबर 6, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। अब व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। व्यक्तिगत हित होता है अपना पर्सनल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत लाभ। सामान्य हित का अर्थ होता है संस्था का लाभ। अब हमें इन दोनों में से किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? अगर हम कहें कि सबसे पहले किसका काम करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपनी सामान्य हित को प्राथमिकता देनी चाहिए, मतलब संस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए, बाद में व्यक्तिगत लाभ की तरफ देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक प्रबंधक कोई निर्णय ले रहा है जिससे उसकी व्यक्तिगत लाभ उसको हो रहा है लेकिन संस्था को हानि हो रही है, तो वो निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके विपरीत यदि एक प्रबंधक है वो ऐसा निर्णय ले रहा है जिससे संस्था को तो भारी लाभ हो रहा है लेकिन व्यक्तिगत हानि हो रही है, तो उसे इस निर्णय को ले लेना चाहिए। इसलिए सामान्य हित को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, बाद में व्यक्तिगत हित की तरफ ध्यान देना चाहिए। नंबर 7, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक मतलब कर्मचारियों को उचित समय पर उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए और ये पारिश्रमिक उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार होना चाहिए और जैसी उनकी योग्यता है, जैसी उनका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उनको काम दे दो और वैसा पारिश्रमिक मिलना चाहिए। और ये पारिश्रमिक देते वक्त कर्मचारियों को इस पारिश्रमिक के अतिरिक्त मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरणाएं भी देनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन संस्था को लाभ हो रहे हैं, तो संस्था को अपने आप कर्मचारियों का पारिश्रमिक बढ़ा देना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो संस्था से कर्मचारी छोड़ के चले जाएंगे, तो पुनः भर्ती पर फिर खर्चा होगा जो संस्था के लिए ठीक नहीं होगा। तो आज के लिए यही हम 7 सिद्धांत करेंगे।